हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, लास्ट क्लास में हमने किंगडम प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट एंड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अब इस वीडियो में आज की क्लास में हम सबसे पहले इसके फर्स्ट ग्रुप को उठाने वाले हैं। तो आज जो हमें रीड करना है किंगडम प्रोटिस्टा का पहला ग्रुप, जो कि है ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। ठीक है, इसे हम ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट भी लिखते हैं, और जहां हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहां हमने इसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी लिखा था। ठीक है, अब इस पे जाने से पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि इस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर हमें 3 कैटेगरीज में पढ़ना है, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा एंड यूग्लिनोइड्स। ये तीनों ग्रुप जो है, या ये जो बेसिकली 3 हमने सब ग्रुप्स बनाए हैं, ये सब ग्रुप्स टोटल मिला के 80% ऑफ फोटोसिंथेसिस को खुद ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 80% फोटोसिंथेसिस जो है वो इस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ग्रुप के थ्रू कंप्लीट होता है। अब इस ग्रुप के हम सबसे पहले सब ग्रुप पर आते हैं, और उस सब ग्रुप का नाम है क्राइसोफाइटा। ठीक है, इस क्राइसोफाइटा को क्राइसो वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलता है उसमें एक ऑर्गेनिज्म है गोल्डन एल्गी। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया है क्राइसो वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब है गोल्डन, और फाइटा वर्ड जहां पर भी आता है वहां पर या तो इसका मतलब एल्गी हो सकता है या इसका मतलब प्लांट हो सकता है। और मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि एल्गी हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि क्राइसोफाइटा को हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं, और बेसिकली इस गोल्डन एल्गी का हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं डेस्मिड्स। ठीक है, तो ये क्राइसोफाइटा के अंदर हम जो मेन ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं डायटम्स। ठीक है, तो डायटम्स जो है वो इसके अंदर मिलने वाला मेन ऑर्गेनिज्म है। स्पेलिंग में कई जगह आपको MES भी मिल सकता है, कई जगह MS भी मिल सकता है, तो दैट डजंट मैटर। अब जब हम डायटम्स को शुरू करते हैं तो डायटम सबसे पहले एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी आप इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। इसके अलावा ये जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली क्योंकि प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, और ये मिलते हैं वाटर एक्वेटिक होते हैं बेसिकली। तो ये जो एक्वेटिक कंडीशन है उसमें ये मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, और इसके अलावा ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, और ये डायटम्स क्या हैं? ये डायटम्स फोटोसिंथेटिक हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो एक बहुत ही हार्ड मटेरियल सिलिका से बनी होती है, और उस मटेरियल को इजीली डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो the cell wall of diatoms is made of silica, and this silica is almost indestructible। तो होता क्या है कि ये हमारा एक्वेटिक सरफेस है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि डायटम्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर इसका लिविंग साइटोप्लाज्म है, और बाहर जो है सिलिका की बहुत ही हार्ड लेयर है। जब ये सेल या फिर ये डायटम मर जाएगा तो इसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर का साइटोप्लाज्म डेड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जो वॉल है वो डीजेनरेट या डिग्रेड नहीं हो सकते, तो एज इट इज परसिस्ट करती है। इसके ऊपर क्या रहा होगा, इसने कभी डिवाइड किया होगा तो इसके ऊपर डायटम्स की नेक्स्ट जनरेशन रही होगी, ये मर जाएंगे तो यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ऊपर और ग्रो कर जाएंगे, सिमिलरली ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ऊपर और ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें डायटम्स की जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट हो रही है। तो इस टाइप की अर्थ को हम नाम देते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ बिकॉज यहाँ पर डायटम्स की सिलिका सेल वॉल की एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है, अब हम डायटम्स पे आगे जाने से पहले एक बार डायटम्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। डायटम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बेसिकली 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पिन्नेट एंड द नेक्स्ट वन इज सेंट्रिक। ठीक है, जब हम डायटम की पिन्नेट फॉर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक बॉक्स की तरह लगते हैं। ठीक है, जैसे आपका लंच बॉक्स होता है तो एक बॉक्स की तरह उनका स्ट्रक्चर अपीयर होता है। तो यहाँ पर मिलने वाला जो बॉक्स वो कुछ इस तरीके से हमें ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो पिन्नेट के अंदर हमें
बात करें, देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर को अगर मैं बोलूं कि ऐसे बायलैटरल सिमेट्री है इसकी, या आइसो बायलैटरल सिमेट्री, इसका मतलब है कि इसको मैं एक प्लेन से कट करूंगी तो ये दो इक्वल पार्ट्स में हो सकता है। तो जो पिनेट के अंदर जो सेल्स आते हैं वो आइसो बायलैटरल होते हैं, ठीक है, यानी उनकी जो अगर मैं उनको कट करना चाहती हूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन सेंट्रिक के अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर सर्कुलर फॉर्म्स आती है डायटम की। तो अगर सर्कुलर फॉर्म है तो सर्कल को तो मैं किसी भी प्लेन से काटूं वो इक्वल पार्ट्स में कट होगा। तो यहाँ पर जो सिमेट्री मिलती है वो रेडियल सिमेट्री मिलती है, ठीक है, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होता है। अब एक बार हम जरा इस पिनेट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। पिनेट का स्ट्रक्चर ऐसे नजर आता है जैसे कोई सोप का डिब्बा हो या फिर कोई लंच बॉक्स हो, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डायटम्स की शेप कैसी है, तो एक सोप के डिब्बे जैसी या फिर एक लंच बॉक्स जैसी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें ऐसे नीचे एक लोअर बॉक्स होता है और इस बॉक्स के ऊपर इसकी एक लिड प्रेजेंट होती है कवर करने के लिए, जो इससे स्लाइटली बड़ी होती है, ठीक है। जो अपर वाला जो लिड है उसे हम बोलते हैं एपिथिका। जहां पर भी वर्ड एपीआई, इसका मतलब होता है ऊपर या बाहरी तरफ, आउटर पार्ट, और इसके नीचे वाले बॉक्स को हम बोलते हैं हाइपोथिका। हाइपो का मतलब होता है लोअर, ठीक है। और ये दोनों जो थिका है या ये दोनों दो लिड हैं, ये कुछ वॉल्व से कनेक्टेड होती हैं और इन्हें हम सिंपली वॉल्व्स बोलते हैं। तो ये जो है बेसिकली डायटोमेशियस अर्थ जो फॉर्म होती है वो इन्हीं सेल वॉल की वजह से फॉर्म होती है। और ये डाई एटम्स का एक सेल हमने दिखाया कि डाई एटम्स की शेप कैसी होती है, ठीक है। अगर हम डाई एटम्स के रिप्रोडक्शन की बात करें तो डाई एटम्स में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और इसके अलावा एसेक्सुअल या फिर मैं बोलूं वेजिटेटिव, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलती है। डाई एटम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि डाई एटम की जरूरत क्यों है, क्यों डाई एटम्स जो है वो इकोनॉमिकली इतने इंपॉर्टेंट है। और जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं तो एक्चुअली में हम इस डाई एटोमेशियस अर्थ की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है डाई एटम्स का वो एज अ एब्रेसिव किया जाता है। एब्रेसिव का मतलब होता है किसी सरफेस को पॉलिश करने के लिए हम इस डाई एटोमेशियस अर्थ को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा घर में जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो उस टूथपेस्ट में भी इस डाई एटोमेशियस अर्थ का यूज होता है। इसके अलावा इसे हम ब्रिक्स की फिलिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम ब्रिक्स की इंसुलेशन कर रहे हैं तो भी इसे यूज किया जाता है, ब्रिक्स के बीच में गैप को फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसे हम नाइट विजिबल पेंट्स में यूज करते हैं। कुछ ऐसे पेंट्स होते हैं जो कि रात को थोड़ा सा ब्राइटली चमकते हैं, नजर आते हैं, तो वहां पर हम उन नाइट विजिबल पेंट्स में जो है इस डायटोमेशियस अर्थ को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायटोमेशियस अर्थ के कुछ यूजेस हैं जो आपके नोट्स में भी मेंशन है। तो ये यूजेस इस डायटोमेशियस अर्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अगर मैं समराइज करूं तो हमने ये पढ़ लिया कि इसका क्या गोल्डन एल्गी नेम है, इसके अंदर हम डायटम्स को पढ़ते हैं, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं, इसकी सेल वॉल कैसी है, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर के लिए मेन टर्म क्या है, किस तरीके से ये दिखता है और किस तरीके से इसकी सेल वॉल एक्यूमुलेट होकर डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म करती है, और ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि जो ये डायटोमेशियस अर्थ है, यहाँ पर हमने इसके तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ ली, इसके अलावा इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है, इसी डाई एटम्स की एक फॉर्म होती है, ठीक है। उस फॉर्म को हम नहीं, चलो वो इसमें नहीं है, बाद में बात करेंगे उसकी, छोड़ते हैं उसको, अभी नहीं लेते क्योंकि इतना डिटेल में आपके जाके है नहीं। तो फिर इसको हम जो है क्राइसोफाइटा के इसको सिर्फ अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट जो टॉपिक लेना है वो है पायरोफाइटा, ओके। तो इसके बाद अब हम आगे कवर करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्राइसोफाइटा के बाद अगला ग्रुप पायरोफाइटा। देखो क्राइसोफाइटा पे जाने से पहले पायरोफाइटा में एक बात और
पायरोफाइटा पे जाने से पहले क्राइसोफाइटा में एक बात और बता देती हूँ कि जो क्राइसोफाइटा है उसे ओशियंस के सबसे चीफ प्रोड्यूसर्स माना जाता है। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है, जो लाइट को फिक्स करने की कैपेसिटी रखे। तो क्राइसोफाइटा आर कंसिडर्ड, और बेसिकली आई कैन से डाई एटम्स आर कंसिडर्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस ओशियन और वी कैन से एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अब इसके बाद हम हमारे इसके सेकंड ग्रुप पर आ जाते हैं जिसमें हमें पढ़ना है पायरोफाइटा। ठीक है, जो पायरोफाइटा है इट इज ऑल्सो अंडर द एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। दिस पायरोफाइटा इज फोटोसिंथेटिक, that means it has the capacity of performing photosynthesis. So this is photosynthetic. If it is photosynthetic, I can also say that it is autotrophic. ठीक है, ये जो पायरोफाइटा है ये बेसिकली मरीन एनवायरनमेंट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये मरीन कंडीशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। जो पायरोफाइटा है, हेयर पायरो स्टैंड्स फॉर फायर। ठीक है, तो फाइटा मतलब एल्गी, तो इसे हम फायर एल्गी बोलते हैं। क्वेश्चन उठता है इसे फायर एल्गी क्यों बोलते हैं, वो मैं आपको अभी 1 मिनट में बताती हूँ। ठीक है, पर सबसे पहले हम पायरोफाइटा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पायरोफाइटा के अंदर जनरली 2 फ्लैजिला मिलते हैं, यानी बाइफ्लैजिलेट कंडीशन हुई, और इसीलिए इसके अंदर जो हम ग्रुप पढ़ेंगे या जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो हम डाइनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, डाई का मतलब क्या है 2 और फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला, यानी इसके अंदर बेसिकली 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, इस डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और ये काफी स्टिफ प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होती है। ठीक है, तो इसका कॉम्पोजिशन सेलुलोजिक है लेकिन ये काफी स्टिफ, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बहुत ही हार्ड प्लेट्स की बनी हुई है। अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से आप थोड़ा देखना इसको। ठीक है, तो इस तरीके से डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल है या जो सेलुलोजिक सेल वॉल है वो प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होती है। ये जो प्लेट्स हैं यहाँ से इसके अंदर आपको 2 तरीके की ग्रूव नजर आ रही होगी। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है यानी जो बेसिकली वर्टिकल है उसे हम नाम देते हैं इसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, और अब इसके अलावा आप एक ग्रुप देख सकते हो जो आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है, तो इस ग्रुप को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स ग्रुप। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको अभी बोला कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं इनके पास 2 फ्लैजिला है, यानी बेसिकली ये बाइफ्लैजिलेट्स हैं, इनके पास 2 फ्लैजिला है। तो अगर ये 2 फ्लैजिला है तो ये 2 फ्लैजिला इस स्ट्रक्चर में भी कहीं से अराइज कर रहे होंगे। होता क्या है, एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडनली अराइज करता है और ये काफी लॉन्ग होता है लेंथ वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्लैजिला हमने देखा ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में से आ रहा है। इसके अलावा इसके अंदर एक और फ्लैजिला प्रेजेंट है जो ट्रांसवर्स ग्रूव से निकलेगा। ये जो फ्लैजिला है ये ट्रांसवर्स ग्रूव से निकल के इस डाई एटम को पीछे से सर्कल करता है और उसके बाद दोबारा आकर के इसी ग्रूव के यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप इसको इमेजिन करो 3D में, तो जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला है ये एक सर्कल फॉर्म करता है। ठीक है, बेसिकली एक व्हर्लपूल फॉर्म कर रहा है। होता क्या है, ये जो हमारा ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला स्पिनिंग मूवमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, ये क्रिएट करता है एक स्पिनिंग मूवमेंट। स्पिनिंग मूवमेंट को ध्यान से समझो। आप सबने जब बचपन में टॉप चलाया होगा, लट्टू चलाया होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम थ्रेड को रैप करते हैं और जैसे थ्रेड को खींचते हैं तो वो लट्टू घूमता है। सिमिलरली यहाँ से इमेजिन करो ये कि ये फ्लैजिला जैसे ही टर्न होगा तो ये जो डाइनोफ्लैजिलेट है ये घूमेगा, तो ये घूमेगा तो एक स्पिनिंग मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी और इसी स्पिनिंग मूवमेंट को हम नाम देते हैं विपटेल मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके की एक विपटेल या फिर एक विपलैशिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। अब आपने ये देख लिया कि इसके अंदर 2 फ्लैजिला है, लॉन्गर फ्लैजिला है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है जो कि इसके अंदर एक स्पिनिंग मूवमेंट या फिर एक विपटेल या विपलैश मूवमेंट क्रिएट करता है।
तो यहाँ पर हमारा इसका जो स्ट्रक्चर के बारे में हमें जो जानना था वो फिनिश होता है। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आई शुड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ फ्यू ऐसे भी डायनोफ्लैजिलेट्स में एग्जांपल हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली डायनोफ्लैजिलेट्स में नहीं, पायरोफाइटा में ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कई बार सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसके अंदर एक एग्जांपल है सिरेडियम का। ठीक है, अब एक बार हम इस चीज पर आ जाते हैं जो मैंने आपको पहले बोला कि दिस इज नोन एज फायर एल्गी। क्वेश्चन उठता है इसे फायर एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं। उस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, और इसे हम बोल सकते हैं फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, ये जो बायोल्यूमिनेंस है या ये जो फॉस्फोरेसेंस है ये एक एंजाइम की वजह से होती है विच इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन या फिर एक एंजाइम बोल सकते हैं। ये ल्यूसिफेरेज एंजाइम होता है जिसके अंदर ये ल्यूसिफेरिन प्रोटीन होता है। क्या होता है कि डे कंडीशन में ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये क्या करते हैं, अपने आसपास से कुछ अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली लाइट है तो कुछ वेवलेंथ की लाइट होगी, तो दे एब्जॉर्ब दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड एट नाइट दे एमिट आउट दैट वेवलेंथ। तो जब उस वेवलेंथ को वो एमिट आउट करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी ग्लो कर रही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डायनोफ्लैजिलेट्स की कि ये बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं। और इसी कैपेसिटी की वजह से कि इनकी बॉडी ग्लो कर सकती है हमने इसको पायरोफाइटा के अंदर रखा है, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कि ये एक फायर एल्गी है। क्योंकि एल्गी बोला यानी कि फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, और फायर यानी उसकी बॉडी जो है वो ग्लो कर रही है। ठीक है, एक और चीज इसमें देखने को मिलती है, इस डायनोफ्लैजिलेट के अंदर एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है गोनियोलेक्स। ठीक है, ये जो गोनियोलेक्स ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो जब ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है तो पूरे जो सी है, जिस ओशन में ये प्रेजेंट है, उसका कलर रेड हो जाता है। तो उस रेड कलर की वजह से ये बोला जाता है कि गोनियोलेक्स जिस भी ओशन में प्रेजेंट है वहां पर आपको रेड सी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि रेड सी होने का क्या रीजन है या फिर किसी सी का कलर रेड क्यों है, तो वो रीजन है इस गोनियोलेक्स ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होने की वजह से और इसके फटाफट मल्टीप्लाई करने की वजह से। इसकी वजह से एक और चीज होती है कि क्योंकि ये एक्वेटिक सिस्टम में है और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, तो जो उस एक्वेटिक सिस्टम के मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो वहाँ की फोना या फ्लोरा है, उसे न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से कई बार ये देखा गया है कि रेड सी में इस ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा ग्रोथ की वजह से उसकी जो फिशेस वगैरह हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और वो मर जाती हैं। ठीक है, और जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो हमेशा ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। कई बार इसके अंदर जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी देखी गई है और कुछ केसेस में इसके अंदर पैरासिटिक एसोसिएशन भी देखी गई है। उसके एग्जाम्पल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें बेसिकली पायरोफाइटा में सिर्फ इतना पढ़ना था। लेट मी समराइज दिस वंस मोर कि ये फायर एल्गी है। फायर एल्गी है तो क्यों है, क्योंकि ये वाला फेनोमेना शो करती है, ये वाला प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके बाद इसको डायनोफ्लैजिलेट नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके पास दो फ्लैजिला है। अच्छा, दो फ्लैजिला है तो किस तरीके से अरेंजमेंट है, एक लॉन्गर फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है जो स्पिनिंग मूवमेंट क्रिएट करेगा, और इसकी जो वॉल है वो सेलुलोजिक प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होती है। रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअली भी करता है और कभी कभार सेक्सुअली भी करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पायरोफाइटा जो है वो फिनिश होता है। और अब हमें जो नेक्स्ट ग्रुप उठाना है वो है यूग्लिनोइड्स। तो अब इसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट ग्रुप शुरू करना है जो कि है हमारा यूग्लिनोइड्स। अच्छा, इसमें जो है पायरोफाइटा में एक और चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। मैंने बोला कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर जो हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलते हैं उसमें एक एग्जाम्पल क्लोरोफिल है और एक एग्जाम्पल है फ्यूकोजेंथिन्स। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट्स हैं हर ग्रुप में कैसा पिगमेंट्स देखने को मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम अगले ग्रुप पर आ जाते हैं
और ये बच्चे यहाँ पर विप टेल भी लिख सकते हो और इसको आप विप्लैश भी बोल सकते हो, एक ही बात है। और हाँ, इसको एक और नाम देते हैं, विप टेल भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको वर्लिंग विप्स भी बोलते हैं, ठीक है। जहां पर भी वर्लिंग मतलब आएगा यानी सर्कुलर, ठीक है, तो इसको आप स्पिनिंग मूवमेंट को वर्लिंग विप्स भी बोल सकते हो, विप टेल भी बोल सकते हो, विप्लैश मूवमेंट भी बोल सकते हो। तो अब इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट थर्ड ग्रुप पर आते हैं, जो कि हमारे प्रोटिस्ट में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का थर्ड ग्रुप है। एंड द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज यूग्लिनोइड्स, ठीक है। इस ग्रुप का नाम यूग्लिनोइड्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलता है वो है यूग्लिना, ठीक है। ये जो यूग्लिना ऑर्गेनिज्म है इसे एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को जोड़ने वाला ये अकेला एक ऑर्गेनिज्म है। सवाल उठता है कि इसे ये कनेक्टिंग लिंक क्यों माना जाता है, क्योंकि जो ये यूग्लिना है ये कुछ प्लांट के जैसे कैरेक्टर भी शो करता है और कुछ एनिमल्स के जैसे कैरेक्टर भी शो करता है, और इसी वजह से इस यूग्लिना को क्लियर कट किसी एक किंगडम में प्लेस करते टाइम बहुत प्रॉब्लम आई थी। अगर आप रिकॉल कर सकते हो, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रो पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने देखा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जब तक प्रोटिस्टा किंगडम फॉर्म नहीं हुआ था तब तक यूग्लिना को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया जा रहा था, बिकॉज बॉटनिस्ट इसको प्लांट्स में रखना चाह रहे थे, जूलॉजिस्ट इसको एनिमल में रखना चाह रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बाद में प्रोटिस्टा के अंदर इसको इसका सेपरेट सब ग्रुप दे दिया गया। तो यूग्लिना को कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि यूग्लिना जो है कुछ प्लांट के जैसे कैरेक्टर्स भी शो करती है और ये यूग्लिना जो है कुछ एनिमल्स के भी कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। अब प्लांट के जैसे क्या कैरेक्टर शो करता है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखता है। और एनिमल जैसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, जो कि प्लांट्स में हमेशा प्रेजेंट होती है। ये जो यूग्लिना है ये हमेशा फ्रेश वाटर में मिलेगा और स्टैग्नेंट वाटर में मिलेगा। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो पानी मूव नहीं करता, एक स्थिर जो रहता है, स्टेबल वाटर में मिलता है। तो यूग्लिना फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है और ये दोनों तरीके की कैरेक्टर्स को शो करता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये जो है प्लांट जैसे कैरेक्टर को क्यों शो करता है। बेसिकली जो यूग्लिना है वो फोटोसिंथेसिस इसलिए परफॉर्म कर सकता है क्योंकि यूग्लिना के पास फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए जो पिगमेंट्स चाहिए वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके पास क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है और इसके पास ज़ैंथोफिल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। इन पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। अब दूसरा, मैंने एनिमल लाइक कैरेक्टर में बोला कि यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं है। अगर यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं है तो फिर इसका मतलब इसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, क्योंकि प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर तो चाहिए। तो जो यूग्लिना है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। ये जो पेलिकल लेयर है ये एक प्रोटीन की बनी हुई है, ये बेसिकली प्रोटीनेशियस लेयर है जो कि एक पैक्टिन प्रोटीन होता है। तो ये पैक्टिन प्रोटीन की बनी हुई लेयर है और ये लेयर बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल लेयर है। जो यूग्लिना है इसके अंदर भी 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्ग है साइज में, थोड़ा लॉन्गर है लेंथ में, और एक फ्लैजिला जो है वो स्मॉलर है। अगर मैं इसका यहाँ पर डायग्राम बनाऊं यूग्लिना का, तो देखो यूग्लिना के पास एक गलेट होती है, यानी कि गलेट वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें माउथ होता है और उसके बाद फूड पास करने के लिए एक पाथवे प्रेजेंट है। तो यूग्लिना के पास ऐसा ही एक गलेट प्रेजेंट है और इस गलेट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग, ठीक है। तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, ये यूग्लिना की बेसिकली आउटर बॉडी है। जो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है ये है यूग्लिना का गलेट पार्ट, जो बेसिकली इसका माउथ पार्ट है, ओके। इसके अलावा मैंने बोला कि यूग्लिना के पास फ्लैजिला है, तो इसके पास 2 फ्लैजिला है। एक फ्लैजिला जो है वो काफी लॉन्गर फ्लैजिला है और एक जो फ्लैजिला है वो काफी स्मॉल है, ठीक है। जो लॉन्गर फ्लैजिला है ये फ्लैजिला काफी डेवलप्ड है, ठीक है,
और ये यूग्लिना को हेल्प करता है मूवमेंट करने में, ठीक है। तो यूग्लिना को लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए इसका लोंगर फ्लैजिला यूज करता है और ये यूग्लिना की विप्लैश मूवमेंट कराता है, ठीक है। तो यूग्लिना के अंदर जो विप्लैश मूवमेंट देखने को मिलती है वो इसी फ्लैजिला की वजह से मिलती है। विप्लैश का मतलब होता है जिसमें जो बॉटम है वो वाइड होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो पोर्शन नैरो होता जाता है। अगर आपने देखा हो तो गाड़ियों में भी विप्लैशर होते हैं जो गाड़ी को आगे से साफ करते हैं, तो उसी तरीके से ये यूग्लिना का लार्जर या लॉन्गर फ्लैजिला जो है वो इस विप्लैश मूवमेंट को शो करता है। अगर हम इसके स्मॉलर फ्लैजिला की बात करें तो ये जो स्मॉलर फ्लैजिला है ये अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है। और ये जो स्मॉलर फ्लैजिला है ये यूग्लिना के अंदर एक स्पिनिंग मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यूग्लिना के अंदर एक स्पिनिंग मूवमेंट क्रिएट करता है और ये स्पिनिंग मूवमेंट क्या हेल्प करती है, यूग्लिना एक इसकी वजह से एक टर्मोइल क्रिएट कर सकता है या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एक वर्लपूल क्रिएट करता है। अगर आपको याद हो तो जब छोटे थे तो एक ऐड आता था वर्लपूल करके, तो उसी ऐड में ध्यान है वॉशिंग मशीन घूमती थी गोल गोल, तो उसी के बेस पे ये बोला गया है कि जो स्मॉलर फ्लैजिला है वो इसके अंदर वर्लपूल मूवमेंट शो करता है। आप इमेजिन करो कि यूग्लिना के यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल आया है, ठीक है। देखो दिन में तो यूग्लिना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है क्योंकि सनलाइट अवेलेबल है। अब यूग्लिना को रात को अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो इज इट पॉसिबल? नहीं है क्योंकि सनलाइट तो है ही नहीं। अब रात को अगर उसे न्यूट्रिशन चाहिए तो तब क्या होता है कि यूग्लिना के यहाँ पर जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है तो यूग्लिना का ये जो स्मॉलर फ्लैजिला है ये एक स्पिनिंग मूवमेंट, एक वर्लपूल क्रिएट करता है और उस वर्लपूल की हेल्प से खाना यहाँ पर आएगा और उसको मूव करते करते ये अपने माउथ से अंदर ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो यूग्लिना है वो बाहर से भी पार्टिकल्स को एंगल्फ करता है। एंगल्फ करने का मतलब है कि यूग्लिना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जब बाहर से फूड पार्टिकल को अंदर एंगल्फ कर लिया गया डायरेक्टली। तो यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी शो करता है और यूग्लिना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाता है। ये जो यूग्लिना है यहाँ पर बीच में ऑब्वियसली बात है इसका क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर यूग्लिना का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होगा क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट स्टोर कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यूग्लिना के अंदर हमें इस तरीके से रेडियली अरेंज क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक रेडियली अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो यूग्लिना को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर इसका माउथ पार्ट है वहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखा गया है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे यूग्लिना का आई स्पॉट बोला जाता है, ठीक है। और ये जो आई स्पॉट है ये रेड कलर का है। यूग्लिना का ये आई स्पॉट रेड कलर का है। रेड कलर होने का मतलब है कि यहाँ पर एक पिगमेंट प्रेजेंट है। तो यूग्लिना के आई स्पॉट में एस्टाजेंथिन करके एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड दिस पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द आई स्पॉट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस आई स्पॉट? As you know that Euglena performs photosynthesis, that means Euglena has to trap sunlight from outside. This eye spot will help that entrapment of sunlight. उस सनलाइट को ट्रैप करने में ये जो आई स्पॉट है ये हेल्प करता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो हमने पहले भी बोला है कि यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर जो लेयर है वो लेयर किसकी है, पेलिकल की। तो जो आउटसाइड लेयर है इसे हम पेलिकल की फॉर्म में लेबल कर सकते हैं। एक और बात इसमें ध्यान रखना कि यूग्लिना के अंदर कुछ स्टोरेज ग्रैनुअल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो है स्टोरेज ग्रैनुअल्स हैं और इन स्टोरेज ग्रैनुअल्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं पैरामाइलम, ठीक है। दिस इज नोन एज पैरामाइलम। देखो होता क्या है, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज को स्टोर किया जाएगा। बेसिकली जब हम लोग काम करते हैं तो सारा का सारा न्यूट्रिशन तो हमारी बॉडी यूज नहीं करती। सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इज कंजर्व्ड इन द रिजर्व्ड फूड मटेरियल ताकि इन फ्यूचर एनर्जी की अगर सडन रिक्वायरमेंट हो तो उसे फुलफिल किया जा सके।
प्लांट्स में ग्लूकोज को एक रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में जब स्टोर करते हैं तो वो उसे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर किया जाता है। लेकिन जो यूग्लिना है उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड या ये जो ग्लूकोज है इसे एक अलग फॉर्म में स्टोर करते हैं और उस फॉर्म को नाम दे दिया है पैरामाइलम। सो दिस पैरामाइलम इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च एंड फ्रॉम ग्लाइकोजन। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट ओनली, या तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही है लेकिन ग्लाइकोजन और स्टार्च से अलग है। यूग्लिना में मिल रहा है तो एक अलग टाइप से हमने इसे नाम दे दिया और हमने इसे बोल दिया पैरामाइलम। ठीक है, तो यूग्लिना में अब जो हमने कवर किया है इसको मैं एक बार आपके साथ समराइज कर देती हूँ। यूग्लिना के प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टर को डिस्कस किया, इसके अलावा इसके फ्लैजिला को डिस्कवर किया, उनका फंक्शन डिस्कवर किया, आई स्पॉट में मिलने वाले पिगमेंट को हमने डिस्कस किया और पेलिकल को और इसके अंदर मिलने वाले स्टोरेज ग्रैनुल जिसको हमने नाम दिया पैरामाइलम। अब देखो, क्योंकि यूग्लिना प्लांट जैसे कैरेक्टर्स पे दिखा रहा है और एनिमल जैसे कैरेक्टर पे दिखा रहा है, तो इन एंशिएंट टाइम दिस वॉज अ डिबेटेबल टॉपिक। ठीक है, साइंटिस्ट के लिए इट वॉज अ कॉन्स्टेंट डिबेटेबल टॉपिक इन विच द बॉटनिस्ट वर सेइंग टू प्लेस दिस यूग्लिना इन प्लांट किंगडम वेयर एज द जूलॉजिस्ट वर सेइंग टू प्लेस इट इन द एनिमल किंगडम। तो हुआ क्या था कि बायोलॉजिस्ट जो थे वो फाइट कर रहे थे कि यूग्लिना को आप प्लांट किंगडम में रखो। तो बेसिकली जो प्लांट किंगडम है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइटा। तो इसे आप यूग्लिनोफाइटा करके एक अलग से हम किंगडम बनाएंगे, उस यूग्लिनोफाइटा डिवीजन में आप इसको किंगडम या डिवीजन में प्लेस करो। जो जूलॉजिस्ट थे वो ये बोल रहे थे कि नहीं भाई, यूग्लिना को तो अलग से प्लेस किया जाना चाहिए, यूग्लिना को हम प्रोटोजोआ में प्लेस करेंगे। और प्रोटोजोआ में अगर आपको ध्यान हो जिस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इफ यू कैन रिकॉल इन योर प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू कि उसे हम मैस्टिगोफोरा बोलते हैं। ठीक है क्लास, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू कि नेक्स्ट क्लास पढ़ने से पहले इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू सी द प्रीवियस क्लास एंड रिवाइज इट। अगर प्रीवियस क्लास रिवाइज नहीं करोगे तो आने वाली क्लासेस में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक। लिंक ही फॉर्म नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, कहानी की तरह समझते चलोगे तो माइंड में स्टोरी फ्रेम होगी। ठीक है, तो दोबारा से हम एक बार इसी पर आ जाते हैं। जूलॉजिस्ट ने इसको प्रोटोजोआ में रखा और प्रोटोजोआ में भी हम क्या नाम देते हैं जिसमें फ्लैजिला होता है, मैस्टिगोफोरा। तो इन्होंने इसको नाम दिया कि भाई इसको आप प्रोटोजोआ मैस्टिगोफोरा में रखो। अब क्या देखा गया कि भाई यूग्लिना तो दोनों तरह की कैरेक्टर शो कर रहा है, तो अब जो नेमिंग की गई वो इनको दोनों को कंबाइन कर दिया गया और अब हम यूग्लिना के लिए जो नाम बोलते हैं हम इसे बोलते हैं यूग्लिनोफाइटा मैस्टिगोफोरा। दिस इज द कंप्लीट नेम इन द डिवीजन इन विच वी विल स्टडी यूग्लिना। यूग्लिना को जिस कंप्लीट डिवीजन में हम स्टडी करते हैं उसका पूरा नाम यूग्लिनोफाइटा मैस्टिगोफोरा है और वैसे हम यहाँ इसको यूग्लिनोइड्स में रीड कर लेते हैं। तो अगर कोई आपके सामने यूग्लिनोफाइटा टर्म यूज कर रहा है तो उस टाइम आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि यूग्लिना के प्लांट लाइक कैरेक्टर्स की स्टडी हो रही है। और अगर कोई प्रोटोजोआ मैस्टिगोफोरा को यूज कर रहा है दैट मींस दे आर स्टडीइंग द एनिमल लाइक कैरेक्टर्स ऑफ यूग्लिना। नाउ दिस वाज द बेसिक ऑफ यूग्लिना। Now we shall come to the next subtopic in Euglena, that how Euglena reproduce और how Euglena divide। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि Euglena जो है वो डिवाइड या फिर रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो अगर हम यहाँ पर यूग्लिना के डिवीजन की बात करें या फिर बेसिकली रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में जो रिप्रोडक्शन है ये 3 वेज में हो सकती है। पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव और वी कैन से दी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो, जो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशंस में है। तो अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ही ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। ये यूग्लिना है। ठीक है, यूग्लिना की बॉडी हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके पास इसका एक लार्जर फ्लैजिला और एक स्मॉलर फ्लैजिला है। सबसे पहले जब यूग्लिना डिवाइड करना शुरू करेगा तो यूग्लिना अपने फ्लैजिला को लूज करेगा। ठीक है, अपने दोनों फ्लैजिला को लूज किया,
दोनों फ्लैजिला को यूज करने के बाद यूग्लिना जो है यहाँ पर एक ही गलट है, तो नेक्स्ट स्टेप में यूग्लिना 2 गलट्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 गलट्स फॉर्म हुई यहाँ पर एक ही यूग्लिना की बॉडी में, ठीक है। तो एक ही यूग्लिना की जो बॉडी है उसके अंदर 2 गलट्स हैं अभी, ठीक है। ये जो 2 गलट्स हैं, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से डिवीजन होती है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, क्योंकि ये प्लेन कैसा है, एक वर्टिकल प्लेन इस तरीके से, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगी, ये दोनों गलट सेपरेट होंगे, तो हमारे पास 2 यूग्लिना फॉर्म हो जाएंगे, जिसमें हर एक यूग्लिना के पास उसका अलग से गलट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 यूग्लिना के डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। इस तरीके की डिवीजन को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अगर आपको याद हो और इफ यू आर एबल टू रिकॉल योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ 10th क्लास, फिजन का मतलब क्या होता है, इन विच द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मल्टीपल सेल्स। अगर 2 सेल्स में डिवाइड हो रही है, वी से इट बाइनरी फिजन, एंड अगर वो 2 से ज्यादा सेल में डिवाइड हो रही है, देन वी से इट टू बी अ मल्टीपल फिजन। लेकिन यहाँ पर 2 ही में डिवाइड हो रही है, तो हमने बाइनरी फिजन बोला, और जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो लॉन्गिट्यूडनल है, वर्टिकल है, इसलिए हमने इसे बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो यूग्लिना जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में या फेवरेबल कंडीशंस में लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन दिखाती है। अगर यूग्लिना के आसपास अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो अब यूग्लिना की ग्रोथ या यूग्लिना की डिवीजन के लिए फेवरेबल नहीं है, उस टाइम पे यूग्लिना जो पहली अडॉप्टेशन करती है वो सिस्ट फॉर्मेशन करती है, ठीक है। बेसिकली यूग्लिना जो है अपने फ्लैजिला को यूज करेगी, इसके दोनों फ्लैजिला गायब हो जाएंगे, और जो यूग्लिना की शेप है ये शेप सर्कुलर हो जाती है, ठीक है। और ये सर्कुलर शेप होने के बाद यूग्लिना अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करती है, ठीक है। और बेसिकली में ये प्रोटेक्टिव लेयर एक सिस्ट है। ये जो सिस्ट है ये भी रेड कलर का होता है, और ये रेड कलर का होने का रीजन है कि ये भी एक पिगमेंट को स्टोर करता है, और यहाँ पर जो पिगमेंट मिलता है दैट इज हेमाटोक्रोम, ठीक है। अभी मैंने आपको जब यूग्लिना में उसका आई स्पोर समझाया था, वहां पर जो पिगमेंट स्टोर हुआ था दैट वाज एस्टाजेंथिन, और यहाँ पर यूग्लिना सिस्ट फॉर्मेशन में जो पिगमेंट स्टोर कर रहा है दैट इज हेमाटोक्रोम। तो कीप दिस इन माइंड, दीज आर 2 डिफरेंट पिगमेंट्स। तो यहाँ पर सिस्ट फॉर्मेशन पहला अनफेवरेबल कंडीशन को क्रॉस करने का वे हो सकता है, और जो दूसरा वे है वो है पैल्मेला स्टेज, एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैल्मेला स्टेज में सिंपली जो यूग्लिना है वो क्या करेगा, अपने आसपास जो है ऐसे ही सिस्ट फॉर्म नहीं करता, बेसिकली अपने फ्लैजिला को लूज करेगा, और जो साइटोप्लाज्म है वो इंटैक्ट रहेगा, शेप को सर्कुलर कर लेगा, और फिर बीच में बहुत सारा म्यूसिलेज सिक्रीट करता है, ठीक है। ये म्यूसिलेज सिक्रीट करता है। देखो जब सिस्ट फॉर्मेशन हो रही थी तो अंदर बहुत ही ज्यादा ड्राई कंडीशन थी, ठीक है, लेकिन जब पैल्मेला स्टेज हुई तो म्यूसिलेज की वजह से जो मॉइस्चर मेंटेन करना था वो मॉइस्चर इसके अंदर मेंटेन रहा। तो यूग्लिना फेवरेबल कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन शो करता है, एंड इन अनफेवरेबल कंडीशन इट कैन शो सिस्ट फॉर्मेशन एंड इट कैन शो पैल्मेला स्टेज। विद दिस वी आर थ्रू विद आवर यूग्लिनॉइड्स, एंड देन वी विल टेक अप आवर नेक्स्ट टॉपिक। Now I don't think that we have enough time to start our next topic, so instead of going on our second group जो कि हमारा प्रोटोजोन प्रोटिस्ट था, we shall take up slime modes, ठीक है, जो हमारा सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्लाइम मोड्स को पढ़ना है, तो हम उसको अभी कवर कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सीधा इसके थर्ड ग्रुप पर जा रहे हैं, सेकेंड ग्रुप को हम इसके नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अब जो है हम सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट को पढ़ने जा रहे हैं, और सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में हमें बेसिकली पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स को, ठीक है, ठीक है। ये जो स्लाइम मोल्ड्स ऑर्गेनिज्म हैं ये फीड करते हैं डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, दे फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। Now as you can recall yourself that all the protista are aquatic, तो ये जो स्लाइम मोल्ड है इट विल आल्सो बी एक्वेटिक। तो अगर ये एक्वेटिक सिस्टम में है या ये ओशंस में है, तो वहां पर ये जो भी डीजेनरेटिंग लीव्स या ट्विग्स वगैरह होते हैं उन्हें ये यूज करते हैं, और
उसी डेड और डिकेइंग मैटर से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली ये करते क्या है कि जो भी फूड मटेरियल है उस पर ये बाहर अपने एंजाइम्स, अपने लाइसेंस को रिलीज करते हैं, बाहर ही उस मटेरियल की, उस फूड मटेरियल की डाइजेशन होती है एंड देन दे इंजेस्ट एंड रीअब्सॉर्ब, बेसिकली अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ दैट फूड मटेरियल। ठीक है, तो सीधा मटेरियल को एंगल्फ नहीं करते हैं, पहले बाहरी डाइजेशन करते हैं और उसके बाद अंदर एंगल्फ करते हैं। तो क्योंकि इन्हें डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करना है तो ये मिलते भी डार्क और डैम्प प्लेसेस पर है। ठीक है, जहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो, थोड़ा मॉइस्चर हो, वहाँ पर ये स्लाइम मोल्ड्स मिलते हैं। जो ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो अगर मैं स्लाइम मोल्ड्स को ड्रॉ करूँ तो मान लेते हैं ये इस तरीके से 3-4 सेल्स हैं। ठीक है, कोई भी सेल वॉल नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और क्या होता है, इसके बाद बीच में, इसके अंदर इन सेल्स के बीच में म्यूसिलेज डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, म्यूसिलेज जो है बेसिकली म्यूकस होता है, एक तरीके का जेली लाइक मटेरियल, तो वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर कोई इसको देखता है तो ये देखने से ऐसे लगता है कि सिर्फ एक प्रोटोप्लाज्मिक मास है, क्योंकि कोई सेल वॉल तो है नहीं, तो अपीयरेंस में ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट अ प्रोटोप्लाज्मिक मास। ठीक है, और इसी प्रोटोप्लाज्मिक मास को हम टर्म देते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसीलिए स्लाइम मोल्ड्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम यही बोलते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल नहीं होता एंड बेसिकली इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक मास। और ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है इसको हमने एक वर्ड दे दिया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स के लिए इतना ही आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन मैं यहाँ आपको स्लाइम मोल्ड्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये टॉपिक, इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बट फॉर योर नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। तो हम लोग इतना भी जान चुके हैं कि जो स्लाइम मोल्ड्स है ये प्रोटोप्लाज्मिक मास है, इसको हमने प्लाज्मोडियम बोल दिया। अब देखो, जब ये स्लाइम मोल्ड्स रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे या फिर ये डिवाइड करना चाहेंगे तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये वेजिटेटिव फेज में भी, वेजिटेटिवली भी कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी कर सकते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेजिटेटिवली जो स्लाइम मोल्ड्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जो वेजिटेटिवली स्लाइम मोल्ड्स हैं ये क्या करते हैं कि इसका ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है, ये प्रोटोप्लाज्मिक मास डिस्टैच हो जाएगा और जहाँ पर मतलब कुछ पार्ट्स में बट गया, एक पार्ट अलग से एक प्रोटोप्लाज्मिक मास फॉर्म करके स्लाइम मोल्ड बना लेगा, एक पार्ट अलग से प्लाज्मोडियम बना लेगा। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन का मैटर है इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो जिसके अंदर सिंपली जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है इट विल बी डिवाइडेड इनटू सब फॉर्म्स और वो सब फॉर्म्स जो है एक कंप्लीट प्लाज्मोडियम में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज देखी जाती है दैट इज स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन। ठीक है, स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन में होता क्या है कि यहाँ पर जो इसका बेसिकली सेल है जिसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ये अपने चारों तरफ एक काफ़ी हार्ड सिस्ट फॉर्म करता है। इसके अंदर भी ड्राई कंडीशंस मेंटेन रहती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये सिस्ट जो है वो फिर से एक न्यू प्लाज्मोडियम में ग्रो कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो सेकंड वे है वेजिटेटिव के बाद दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको मैं यहाँ ऊपर लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले एक और टर्म ध्यान रखना, जो अगर आपको याद हो तो आई हैव टोल्ड यू कि डायटोम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, दिस स्लाइम मोड्स आर द मेन डीकम्पोजर्स। ठीक है, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग में ऑर्गेनिक मैटर को रोल मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डीजेनरेट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो है फूड चेन के अंदर या फिर इकोलॉजिकल साइकिल में दे हैव टेकन अप द रोल ऑफ बीइंग द डीकम्पोजर्स। तो यहाँ पर हम एक बार स्लाइम मोड्स की डिवीजन में बात कर लेते हैं इसके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। अगर इसे इसके एसेक्सुअली डिवाइड करना है तो एसेक्सुअली जो स्लाइम मोड है ये डिवाइड करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन से डिवाइड करते हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो हमारा ये प्रोटोप्लाज्मिक मास था, ये प्रोटोप्लाज्मिक मास एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम एक ऐसा सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर स्पोर्स को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर इस प्रोटोप्लाज्मिक मास ने अपने पास एक अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम को डेवलप किया। उस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, तो ये जो स्पोरेंजियम है ये बाद में इन स्पोर्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, ये
काम करते हैं। तो जो स्पोरेंजियम था उसके अंदर स्पोर्स थे, अनफेवरेबल कंडीशन ही चल रही है अभी, और जो है स्पोर्स रिलीज हो गए। अब ये स्पोर्स जाकर कहीं पर भी अगर एक्यूमुलेट होंगे या सबस्ट्रेटम पे गिरेंगे तो फिर ये वहाँ पर जर्मिनेट करेंगे। तो जो ये स्पोर्स हैं ये दो तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं। एक तो ये जो स्पोर है ये काफी इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं लाइक अमीबा, तो इसे हम नाम दे देते हैं मिक्सो अमीबा। और दूसरा क्या होता है कि ये जो स्पोर्स हैं ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके एंटीरियर पार्ट पे फ्लैजिला प्रेजेंट है 2, और जिसके पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, एंटीरियर पार्ट का मतलब होता है फ्रंट पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट का मतलब होता है जो बैक वाला है, पिछले वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेल बना है इसको अलग से नाम दे दिया जाता है स्वार्म सेल। तो अगर स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो वो दो तरीके से जर्मिनेट करते हैं, मिक्सोमीबा की फॉर्म में या फिर स्वार्म सेल की फॉर्म में। एक बात और ध्यान रखना कि जब ये जर्मिनेट कर चुके हैं तो ये दोनों सेल्स जो हैं वो गैमीट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेल गैमीट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं इसका मतलब दे कैन अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर इन 3 वेज। पहला तो क्या होगा कि एक मिक्सोमीबा का सेल और दूसरे मिक्सोमीबा का सेल साथ में आए, फ्यूज किया और एक थर्ड मिक्सोमीबा को प्रोड्यूस किया। ये तो फर्स्ट वे हो गया। दूसरा वे क्या होता है कि एक मिक्सोमीबा का सेल और एक स्वार्म सेल एज अ गैमेट आता है। तो एक मिक्सोमीबा और एक स्वार्म सेल फ्यूज करते हैं और उसके बाद फिर से एक इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर ही फॉर्म होता है जो मिक्सोमीबा ही बनता है। ठीक है, थर्ड जो पॉसिबिलिटी है ये थर्ड पॉसिबिलिटी है जिसमें दोनों स्वार्म सेल्स फ्यूज करेंगे। जो स्वार्म सेल्स हैं वो हमेशा अपने पोस्टीरियर एंड से फ्यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर हम मेरे फ्लैजिला, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो अगला जो स्वार्म सेल है यहाँ पर उसका भी पोस्टीरियर पार्ट ही आएगा और ये हमारे फ्लैजिला हुए, और ये जब ग्रो करेंगे तो ये भी एंड में एक इरेगुलर शेप सेल को भी राइज करते हैं। तो हमने देख लिया कि एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन हो सकती है, दो तरीके के स्पोर जर्मिनेट करके सेल फॉर्म करते हैं, मिक्सोमीबा एंड स्वार्म सेल। दे कैन एक्ट एज गैमीट एंड अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन फर्स्ट सिनेरियो 2 मिक्सोमीबास कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मिक्सोमीबा. In second step, 1 mixomeria and 1 swarm cell to give a irregular shaped cell, और third में 2 swarm cell कर सकते हैं to form a irregular shaped cell. And with this we are through with our slime molds. So now we have covered 2 groups of our protista, that is the photosynthetic protist and the other one is the saprophytic protist. Now in our next class we will take up our protozoan protist. Okay, so इतना ही रखते हैं आज